जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, हम यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको एक चीज़ विश्वास दिलाता हूं कि यूनिट 7 साइंस एंड टेक का इससे बेहतरीन वीडियो आपको पूरे YouTube चैनल में कहीं भी नहीं मिलेगा। विश्वास नहीं है तो जितने भी आपके पास वीडियोज हैं, जितने भी आपने चैनल फॉलो किए हैं, उनके वीडियो जाके देख लीजिएगा। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बहुत ही वीडियो को बहुत बड़ा नहीं रखा गया। 40 से 45 मिनट के वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश की गई है और आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यूनिट 7 जैसे कि आपको पता है कि MPPSC के जब से पैटर्न चेंज हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसको मैंने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराने की कोशिश की है। बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट भी करा दिए गए हैं। आज हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और पुराने वीडियो जाकर जरूर देखें। अगर आप MPPSC की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हैं तो हमारे चैनल का वीडियो जो है सबसे ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमें इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर क्या है, कितने टाइप की एग्रीकल्चर, कितने टाइप की फार्मिंग होती है, कितने टाइप के सीड्स होते हैं, तो हम पूरी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो एग्रीकल्चर वर्ड जो आया है वो किससे, एक लैटिन वर्ड से आया है। ठीक है, एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है एगर। ठीक है, एग्रीकल्चर से आप कर सकते हैं, या एगर और एग्री से आया है जिसका मतलब होता है सॉइल एंड कल्चर। ठीक है, कल्टीवेशन। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर वर्ड अगर हम देखें आप तो इसको हम एग्रीकल्चर को हम अगर तोड़े बीच से, ठीक है, जैसे आप हिंदी में संधि विच्छेद करते थे ना, तो इसको एक बार आप संधि विच्छेद अगर करें तो एग्री प्लस, दोस्तों मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है इसलिए मत बोलिएगा। ठीक है, थोड़ा नॉलेज के लिए बस देखिए। एग्रीकल्चर तो एग्री वर्ड का मतलब ही सॉइल होता है। एग्री वर्ड का मतलब सॉइल होता है और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन होता है। ठीक है, कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है सॉइल और कल्टीवेशन। ठीक है, तो सॉइल होता है मिट्टी और कल्टीवेशन होता है खेती। तो मिट्टी में जो खेती की जाती है उसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे ही हम कोई चीज लगाते हैं, कोई प्लांट्स लगाते हैं, तो उसमें जो अब चीजें पैदा होती हैं उससे वो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज। 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। इसके पहले हमने फूड प्रोसेसिंग में पढ़ा था, उसमें भी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज पढ़ी थी। तो अगर हम डिवाइड करें कि प्लांट से जो चीज हमें प्राप्त होती है उसके बाद उसको फिनिश प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 3 तरीके से हम कर सकते हैं, एक प्राइमरी से, एक सेकेंडरी से, एक टर्सरी से। ठीक है, तो चलिए प्राइमरी एक्टिविटीज की अगर बात करें तो प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब होता है कि कनेक्टिव एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जांपल्स। जैसे कि आप सिंपल कुछ नहीं करना है प्राइमरी एक्टिविटीज में, कि आपको जैसे एप्पल है, ठीक है, सेब का एग्जांपल लेते हैं, तो सेब जहां पे होता है उस जगह को ऑर्किड कहते हैं, हम लोग ऑर्किड कहते हैं ना। तो ऑर्किड से आपको एप्पल को ले आना है, ठीक है, तोड़ के ले आना है, उसको धोना है और पैक करके बेच देना है, उसको हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज कहेंगे। सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या आता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड्स एंड वियरिंग ऑफ क्लॉथ। जहां भी देखिए, पहला चीज कि आपका रॉ मटेरियल जहां भी है वहां पर प्राइमरी एक्टिविटीज। जहां भी मशीन का यूज होगा, क्या यूज होगा, जहां भी मशीन का यूज होगा वहां पे क्या होगा, जहां भी मशीन का यूज होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे कि आप कुछ भी आप ले लीजिए, ब्रेड बनाना, क्योंकि मशीन के बिना आपका ब्रेड नहीं बनता। ठीक है, बेकर चाहिए उसके लिए, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होना, या आपका कॉटन से कपड़ों का होना, तो वहां भी सब जगह मशीन, तो उसको सेकेंडरी कह दिया। थर्ड, टर्सरी एक्टिविटीज क्या हुई, टर्सरी एक्टिविटीज हुई प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विस। इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो टर्सरी एक्टिविटीज होता है जहां आपके पैसे लगे, सिंपल, जहां पे आपके पैसे लगे। आपको कोई चीज खरीदना है, आपको शिक्षा लेना है, आपको बैंकिंग करनी है, आपको इंश्योरेंस लेना है, आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट करना है, सामान को इधर, जहां भी आप पैसे दे रहे हैं उसको टर्सरी एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, तो पहली एक्टिविटीज क्या हुई, रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल जो नेचुरल रिसोर्स से लाया गया हो। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स आपका खनिज हो गया, ठीक है, जो आपने माइन करके निकाला, पेड़ से फल हो गए, ठीक है, वेजिटेबल्स हो गई, तो आप जो नेचुरल रिसोर्स से निकालते हैं उसको प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं, जिसमें आपका
आयरन हो गया, मिनरल्स हो गए, जो सब प्राइमरी। उसके बाद मशीन जहाँ पे यूज हो गई वहाँ पे सेकेंडरी एक्टिविटीज हो गई। उसके बाद उन जो चीज़ें बनी है, मशीन से जो चीज़ें बनी है उनको डिफरेंट जगह पहुँचाने के लिए आपको पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे, तो उसको टर्शरी एक्टिविटीज़ कह रही है। ठीक है, जिसको हम इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको इतना समझना है, प्राइमरी एक्टिविटीज जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स आ जाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज जहाँ भी मशीन आ जाएगी, और टर्शरी एक्टिविटीज जहाँ भी आपको पैसा देना होगा। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर किस में आती है? एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटीज में आती है। इसमें क्या होता है आपकी जो क्रॉप्स होती हैं, फसल को कैसे आप उगाते हैं, फ्रूट्स फल कैसे आप उगाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, और इवन आपका एग्रीकल्चर में आपका पशुपालन भी आता है। ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर में आपका आता है, एग्रीकल्चर में आपका पशुपालन भी आता है। ठीक है, तो वर्ल्ड में करीब 50% ऑफ पर्सन जो है एग्रीकल्चर में इंगेज है, और इंडिया में तो करीब कितने 2/3 ऑफ, ठीक है 2/3 मतलब 60 to 65% लोग जो है एग्रीकल्चर में डिपेंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर ऐसे समझ चुके हैं हम कि साइंस एंड आर्ट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल। एग्रीकल्चर मतलब सॉइल होता है, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक इज कॉल्ड फार्मिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर में फार्मिंग, खेती किसको कहते हैं? खेती में आपका एग्रीकल्चर में तीनों चीज़ आ जाएंगी आपकी, कि आप जो खेती कर रहे हैं, फसल को कैसे उगा रहे हैं, और आप जानवरों को जो पाल रहे हैं, वो आपका एग्रीकल्चर आ जाएगा। सेरीकल्चर का कोई वर्ड आ जाएगा, तो सेरीकल्चर का मतलब सिर्फ आप समझिएगा यहाँ पे आप सिल्क वॉर्म, जैसे आप कॉटन पैदा करते हैं ना, कॉटन या सिल्क, ठीक है, तो वो सेरीकल्चर में आ जाएगा। ध्यान रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी पूछ रहा है सेरीकल्चर का रिलेशन किससे है, तो सेरीकल्चर का रिलेशन सिल्क वॉर्म से है, सिल्क से है। कभी कभी आता है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर का मतलब जैसे भी आपको फिश आ जाए, ठीक है, फिश मतलब मछली से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ जाए तो उसको हम लोग पिसीकल्चर बोल देते हैं। ठीक है, विटीकल्चर, अंगूर से रिलेटेड चीज़ें, अंगूर का जूस बनता है, अंगूर की वाइन्स बनती है। ठीक है, तो उसको विटीकल्चर, ये थोड़ा सा कुछ टर्म्स हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर मतलब वेजिटेबल, फ्लावर एंड फ्रूट्स, तीन चीज़ें है। हॉर्टिकल्चर वर्ड ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है आपका सब्जियां जो उगाते हैं, फल उगाते हैं, और फ्रूट्स जो उगाते हैं, फूल फ्रूट्स जो उगाते हैं, वो हॉर्टिकल्चर में आता है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपको इनके टर्म्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फार्म सिस्टम की बात करें तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड बी एट ए सिस्टम। एक सिस्टम है, फॉर्म सिस्टम की अगर बात करते हैं, एक सिस्टम है। इसमें क्या होता है, इसमें आप इनपुट्स देते हैं। ठीक है, एक सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम किस तरह चलता है, एक साइकिल होगा, वही सिस्टम होगा ना, तो उसमें आपने सीड्स दाने डाले, ठीक है, उसको फर्टिलाइजर आपने यूरिया दिया और खाद दिया। ठीक है, मशीनरी और आपका पिसीकल्चर, जैसे मछली हो गया आपका, ठीक है, उस तरह से आपने क्या किया, उसको क्या क्या मछलियों को रखा आपने, मछली पालन किया, मत्स्य पालन किया। ठीक है, तो और उसके बाद लेबर लगाया, उसमें इनपुट में लेबर लगाया ना, तो उसके बाद आपको क्या प्राप्त हुआ, उसके बाद आपने क्या किया कि उसमें कुछ ऑपरेशन इन्वॉल्व किया। ऑपरेशन इन्वॉल्व करने का मतलब हुआ आपका कि जैसे आपने खेत को जोता, ठीक है, सोइंग की, उसमें सिंचाई की उसमें, ठीक है, उसको हार्वेस्ट किया, और उसके बाद आउटपुट में आपको क्या मिला, आउटपुट में आपको अगर आप फसल उगा रहे हैं तो आपको क्रॉप्स मिला। ठीक है, आप अगर पशुपालन कर रहे हैं तो आपको वूल मिलेगा भेड़ से। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट बना रहे हैं, दूध उससे गाय से रिलेटेड, तो डेयरी प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आपने क्या कहते हैं मुर्गी पालन किया तो आपको पोल्ट्री प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यही बोल रहा है कि फॉर्म जो है एक सिस्टम की तरह, खेती जो है या खेती एग्रीकल्चर जो एक सिस्टम की तरह काम करती है, जिसमें देखिए ये बता भी दिया इसमें कि क्या करते हैं आप। सबसे पहले आप सीड, ठीक है, उसके बाद आप फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक है, मशीनरी यूज करते हैं, ट्रैक्टर यूज करते हैं। उसके बाद आप उसमें क्या करते हैं, प्लॉइंग करते हैं, मतलब प्लॉइंग का मतलब होता है आपका जुताई करना, बोना, फिर सिंचाई करना। उसके बाद आपको आउटपुट क्या मिल जाता है, क्रॉप से मिल जाता है। ठीक है, तो एक ये हो गया। फिजिकल इनपुट उसमें क्या चाहिए, सूर्य की किरण होनी चाहिए, आपका बारिश होनी चाहिए, मिट्टी तो चाहिए ही आपको, टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद ह्यूमन इनपुट्स भी होता है कि ह्यूमन उसको स्टोर करता है, पहले उसमें खेती करता है, मजदूरी करता है, उसके बाद उसको मशीनरी भी चलाता है, केमिकल्स डालते हैं, सब ह्यूमन से ही तो हो रहा है। तो इतने सारे इनपुट चाहिए। तो फॉर्म सिस्टम एक कैसे काम करता है, एक एग्रीकल्चर जो है एक सिस्टम की तरह काम करता है, जिसमें आपका इनपुट होता है, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, और कुछ के बाद आपको जो है आउटपुट मिल जाता है, किसके रूप में, अनाज के रूप में, या तो डेयरी प्रोडक्ट के रूप में, वुड के रूप में। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अगर हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करें तो फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन वेरियस वे अक्रॉस द वर्ल्ड डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। फार्मिंग किस बेस पे, देखिए टाइप्स ऑफ फार्मिंग अगर करें तो किस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि फार्मिंग क्या, कौन सी टाइप की फार्मिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट होता है जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, किस जियोग्राफिकल कंडीशन में आप कर रहे हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल में कर रहे हैं, टेम्परेट में कर रहे हैं। डिमांड क्या है आपका प्रोड्यूस का,
ठीक है, आपका डिमांड क्या, जो चीज़ की डिमांड होगा आप वही चीज़ पैदा करें जिससे आपको पैसा भी मिले। लेबर लग रहे हैं उसमें, ठीक है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है, तो उस हिसाब से अगर करें तो दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सब्सटेंस फार्मिंग, एक होता है कमर्शियल फार्मिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ फार्मिंग की अगर बात करें, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है और कमर्शियल फार्मिंग होता है, दो टाइप का होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली। सब्सिस्टेंस का मतलब हो गया कि ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस अनाज पैदा करना है और खुद खा लेना है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो खेती की जाती है उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। फार्मर की फैमिली इसमें इन्वॉल्व होती है और ये क्या करती है, अपने लिए अनाज पैदा करती है, इसको बेचने का कोई पर्पज नहीं है, हमारे लिए हो जाए उतना ही काफी। छोटे खेत जो होते हैं, जैसे जो खेत छोटे होते हैं, कुछ एकर्स के खेत होते हैं, वहाँ पे ये सब किया जाता है। ट्रेडिशनल लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली यहाँ पे आपके या तो बैल के हल से जुताई कर लेते हैं, ट्रैक्टर से जुताई कर लेते हैं। हाउस होल्ड लेबर्स, यहाँ बाहर से लेबर भी नहीं लगाए जाते, घर की जो महिलाएं होती हैं, घर के जो बच्चे होते हैं और बुजुर्ग होते हैं वही काम करते हैं, ठीक है। जिसलिए आउटपुट भी स्मॉल होता है, क्योंकि स्मॉल चीज़ हमने पैसा भी कम लगाया, हमने आउटपुट मजदूरी भी कम लोग लगाई और जगह भी हमारे पास छोटी है, तो स्मॉल आउटपुट मिलता है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाई, उसको हम डिवाइड करें, सब्सिस्टेंस को भी दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, एक होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। तो देखिए सब्सिस्टेंस, सबसे पहले दो टाइप की अपने फार्मिंग की बात की। एक सब्सिस्टेंस मतलब अपना पेट चलाने के लिए, ठीक है। दूसरा होता है कॉमर्शियल मतलब पैसा कमाने के लिए। तो अभी हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में कुछ नहीं होता है, बहुत लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज, नॉर्मली आपका ट्रैक्टर यूज होता है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा यूज नहीं होता है। हाउस होल्ड लेबर, घर के ही लोग उसमें मजदूरी करते हैं, छोटी सी जगह होती है, छोटा आपका छोटी खेती की जाती है, छोटे आपके अनाज बोए जाते हैं, जिससे थोड़ी जगह पे होता है और इसको हम लोग क्या खाने के लिए यूज कर लेते हैं। तो उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, एक होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस का मतलब हुआ कि फार्मर जो है स्मॉल प्लॉट को कल्टीवेट करता है, सिंपल टूल्स, ठीक है, सिंपल टूल्स और लेबर इसमें ज्यादा रहते हैं। सिंपल टूल्स का मतलब होता है जो हाथ से यूज हो जाए, ठीक है, हाथ से। सपोज एक जमीन है, ठीक है, सपोज 1 एकड़ की, ठीक है, 1 एकड़ की जमीन है, वहां पे आपको हाथ से जुताई करना है, तो आपको ज्यादा लोग चाहिए होंगे, ठीक है, मोर पीपल चाहिए होंगे, क्योंकि हाथ से जुताई करना है। तो यही बोल रहा है कि जिसमें जो ज्यादा लेबर्स होते हैं, मोर लेबर्स, ठीक है, टूल सिंपल होता है, उसको इंटेंसिव, उसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव बोल देते हैं। क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड अ फर्टाइल सॉइल, प्रिमिटिव ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन द सेम प्लॉट, राइस इज द मेन क्रॉप, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रिवेलेंट इन द थिकी पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा इंटेंसिव किया जाता है। इसका मतलब कुछ नहीं होता, मोर लेबर, आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है, लोग ज्यादा रहते हैं। इंटेंसिव में क्या रहेंगे, जो काम करने वाले लेबर है उनकी संख्या ज्यादा रहती है, ठीक है, और ये घर के ही लोग रहते हैं, बाहर के नहीं, क्योंकि ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही पार्ट है ना, तो इसमें घर के ही लोग रहेंगे, लेकिन इसमें क्या रहेगा, लेबर ज्यादा रहेंगे। उसके बाद बात करें प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में, जिसमें आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग भी आ जाता है। तो प्रिमिटिव की अगर बात करें, प्रिमिटिव मतलब होता है प्राचीन, क्या होता है, प्राचीन। तो प्रिमिटिव की अगर बात करें तो इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, जो आपका जैसे थिकी फॉरेस्ट एरिया हो गया, जैसे अमेजन बेसिस में हो गया, या ट्रॉपिकल अफ्रीका में हो गया, या कुछ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होते हैं, और नॉर्थ ईस्ट, इवन इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट एरिया में, तो ये होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, और यहाँ पे वेजिटेशन जल्दी जल्दी होता है। कुछ एरिया जैसे होते हैं जहाँ की आप बारिश ज़्यादा होती है, जैसे आपका महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, उसके बाद केरला हो गया, ठीक है, इधर पे आपका तमिलनाडु वाला कुछ एरिया ले लीजिए, आंध्रा वाला, आपका छत्तीसगढ़ वाला, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा हो, जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पे आपकी खेती भी ज़्यादा होगी। तो प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्री एंड बर्निंग देम। इसमें क्या करते हैं कि जो आपको प्लॉट होता है ना, उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे जो पेड़ होता है ना, उसको कट कर दिया जाता है। उसको कट करने का उसको क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं, और सूखने के लिए छोड़ने के बाद उसको जला देते हैं, ठीक है, ट्री को जला देते हैं। और जो उसकी ऐश निकलती है ना, ऐश मतलब होती है उसकी जो राख निकलती है, उसको आपकी वहाँ जो सॉइल पाई जाती है ना, उसमें मिक्स कर दी जाती है, ठीक है, वहां पे क्या कर दी जाती है, सॉइल। सिंपल समझिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या हुआ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब हुआ कि सपोज यहाँ पे जो प्लांट्स थे, ठीक है, यहाँ पे जो ट्री थे, ठीक है, यहाँ पे क्या थे, बहुत सारे पेड़ थे, हमने क्या किया, हमको इस जगह पे खेती करनी है, हम सारे पेड़ को काट देंगे, कुछ दिन सूखने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद उसमें आग लगा देंगे, उसके बाद आग लग जाएगी, आग लगने के बाद जो राख बनेगी, उस राख को पूरे खेत में छिड़क देंगे, ठीक है, उस राख को पूरे खेत में छिड़क देंगे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, खेती करेंगे। जैसे जैसे उसका आपका मेज हो गया, मतलब मक्का हो गया, याम हो गया, आलू हो गया, कसावा हो गया, ये सब ग्रोन करेंगे। और धीरे धीरे जब इसकी फर्टिलिटी, क्योंकि आपने खेती कर ली तो उसकी धीरे धीरे क्या होगी, फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, उसमें आप अब यूरिया नहीं डालते हैं, डायरेक्ट ही खेती करते हैं। उसके बाद उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, उसमें फिर अनाज होना बंद होने लगेगा, तो उस जगह को हम लोग छोड़ देंगे,
और जो कल्टीवेटर वो दूसरी जगह मूव कर देगा, फिर वही चीज शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पे तक पहले उसने खेती की, यहाँ पे खेती कर ली, कुछ दिन बाद देखा कि यहाँ पे अनाज अब होना बंद हो गया, यहाँ की मतलब जमीन की उपजाऊ क्षमता जो है कम हो गई, तो क्या करेगा वो और आगे बढ़ जाएगा, यहाँ के पेड़ को काटेगा, गिराएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे खेती करने लगा, और कुछ दिन बाद यहाँ की जब फर्टिलिटी वापस आ जाएगी, फिर लौट के वहाँ पे आ जाएगा। तो शिफ्ट कर रहा है ना, ऐसे करके शिफ्ट कर रहा है, इसलिए इसको शिफ्टिंग कहते हैं, या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्लैश मतलब होता है काटना, बर्न में तो होता है जलाना, काट के जलाना, तो इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। उसके बाद नोमैडिक हर्डिंग टाइप के होता है। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? इट इज प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड द एरिड रीजन ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। इसमें कहता है हर्ट्समैन, हर्ट्समैन मतलब जो घूमने वाले लोग होते हैं, जिनका कोई प्रॉपर घर नहीं होता, वो लोग खेती करेंगे, यहाँ पे खेती किया, कमाया खाया, कुछ दिन रहे यहाँ पे, फिर यहाँ से मूव कर गए, तो अलग अलग जगह मूव करते हैं, लौट के ये लोग वापस नहीं आते हैं। ठीक है, तो अपने जो जानवर होंगे उनके साथ ये लोग मूव कर जाएंगे और धीरे धीरे यहाँ, तो ये क्या नोमैडिक मोड होता है, घूमने वाला है, घुमंतु, तो वो लोग घूमते रहते हैं और खेती करते रहते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइज इन रिस्पॉन्सिबल क्लाइमेट कंस्ट्रेंट्स ऑफ टेरेन, मतलब ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि सपोज यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, यहाँ कुछ दिन आकर रह लेंगे, कोई यहाँ पे बारिश खत्म हो गई तो फिर दूसरी जगह जहाँ बारिश होगी वहाँ जाकर रह लेंगे। ठीक है, और ये लोगों की मेनली जो डिपेंड करता है वो लोग किस चीज़ को पालते हैं, जैसे कि आपका भेड़ को पालते हैं, कैमल को पालते हैं, याक को, गोट को, उस पर ये लोग कॉमनली क्या करते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो वर्ड में होती है उनको डिफरेंट नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिएगा कि मध्य प्रदेश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन कौन सी ट्राइब द्वारा किया जाता है, और उसका नाम क्या है, उस कल्टीवेशन को क्या कहते हैं वो लोग। ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्राइब द्वारा एमपी में भी किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और एक पर्टिकुलर ट्राइब द्वारा किया जाता है, उस ट्राइब का नाम क्या है, और वो इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कुछ और कहते हैं, आप बताइएगा हमें क्या कहते हैं। ठीक है, अगर वर्ड में डिफरेंट जगह बात करें तो जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनको झूमिंग कल्टीवेशन बोल देते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग या झूमिंग, जैसे आप शिलोंग साइड जाएंगे, मेघालय साइड जाएंगे ना, तो उसको झूमिंग बोल देते हैं। ठीक है, मैक्सिको में इसको मिल्पा बोल देते हैं, ब्राजील में रोका बोलते हैं, और मलेशिया में लदांग बोलते हैं। तो कभी आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें लिख लीजिए कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किस किस नाम से जाना जाता है। तो इंडिया में तो हम इसको झूमिंग नाम से जानते हैं, लेकिन आपका मैक्सिको जो है, आप जाएंगे तो मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में जो पड़ता है, आपका सेंट्रल अमेरिका में खासकर पड़ता है, तो वहाँ पर मिल्पा हो गया। ब्राजील जो साउथ अमेरिका में आपका पड़ता है, ठीक है, लदांग मलेशिया साउथ ईस्ट एशियन नेशन में आता है, तो वहाँ पे ये नाम कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा और भी कुछ नाम है इंडिया में, इस कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आपका झूम जो होता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब मेघालय वाला जो एरिया, ठीक है, मेघालय वाला जो एरिया है, यहाँ पे हम उसको झूम कहते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन मध्य प्रदेश में इसको कहते हैं बिवार एंड दहियार। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। बुंदेलखंड वाला कौन सा रीजन है एमपी का? बुंदेलखंड वाला रीजन तो ऊपर वाला रीजन जो यूपी के साथ लगभग पार्ट लगाता है ना आपका, उस रीजन को ही लगभग बुंदेलखंड कहते हैं आप लोग, तो वहाँ पे बिवार या दहियार कहते हैं। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए। उसके बाद बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश लिख दिया है, मध्य प्रदेश नहीं है, ये अब छत्तीसगढ़ में हो गया। ठीक है, वहाँ पे इसको दीपा कहते हैं। ठीक है, और सदर्न स्टेट जो है, साउथ इंडिया वाले जो स्टेट है, वहाँ पर जारा और एरका कहते हैं। साउथ ईस्ट राजस्थान का जो साउथ ईस्ट है इसको बत्रा कहते हैं। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू कहते हैं। ठीक है, और हिली रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट ऑफ केरला में जो कहते हैं इसको कुमारी कहते हैं। ठीक है, और आपका उड़ीसा में इसको क्या कहते हैं? कमन, विंगा और धैवी। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि किस जगह पे क्या झूम कल्टीवेशन क्या कहते हैं। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग कहते हैं, जो हमने पढ़ लिया, मिल्पा जैसे कहते हैं आपका, मैक्सिको में कहते हैं, रोका कहते हैं आपका, ब्राजील में, वैसे पढ़ लिया। उसके अलावा इंडिया में इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है कि बुंदेलखंड रीजन में किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद आपका ये केरला में किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसका छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे अभी कॉमर्शियल फार्मिंग, दो टाइप की फार्मिंग उसमें हमने पढ़ ली। ठीक है, दो टाइप की फार्मिंग पढ़ी ना यहाँ पे हमने। एक हमने पढ़ी सबसिस्टेंस, खुद के खाने के लिए, उसको भी दो टाइप का पढ़ा हमने। एक इंटेंसिव पढ़ा जहाँ पे लोग इन्वॉल्व रहते हैं और लेबर ज़्यादा रहते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा कि आपका प्रिमिटिव पुराने टाइप में शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मतलब होता है पैसे कमाना। कॉमर्स जैसे ही वर्ड आएगा तो आप समझ लीजिएगा उसका रिलेशन पैसे से है। तो इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स और ग्रोन एनिमल्स आर रेयर टू फॉर सेल इन मार्केट। देखिए, पैसे कमाने के लिए खेती की जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है, और एनिमल जो होते हैं उनका दूध कैसे बेचना है, उनका मांस कैसे बेचना है, तो उस तरह से यूज किया जाता है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इन लार्ज, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय मशीन। इसमें नॉर्मली, क्योंकि आपको बेचने के लिए तो ज़्यादा जगह चाहिए, सबसे बड़ी बात मशीन ज़्यादा चाहिए आपको। कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कॉमर्शियल ग्रेन
फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग भी 3 टाइप की होती है, एक आपकी होती है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, मिक्स्ड फार्मिंग होती है और प्लांटेशन फार्मिंग होती है। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है। कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग से कॉमर्शियल ग्रेन जो होते हैं वो कॉमर्शियल पर्पज मतलब बेचने के पर्पज के लिए, जैसे आपका गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, ये टाइप के होते हैं। मिक्स फार्मिंग में क्या करता है, द लैंड यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स आर रेयरिंग स्टॉक। मिक्स्ड फार्मिंग में मतलब आप तो खेती तो कर ही रहे हैं फूड के लिए भी, उसके अलावा आप जानवरों के खाने वाले चारे को भी यूज कर रहे हैं, उसके अलावा आप क्या कहते हैं लाइव स्टॉक, मतलब आप गाय को भी पाल रहे हैं, भैंस को भी पाल रहे हैं, तो मिक्स्ड फार्मिंग। जैसे आपको पता है एग्रीकल्चर में ये जानवरों का पालना भी, रेयरिंग ऑफ जो लाइव स्टॉक होता है, ये भी किसमें आता है, एग्रीकल्चर में आता है। तो मिक्स्ड में क्या हो गया कि आप खेती भी कर रहे हैं और जानवरों को भी पाल रहे हैं। प्लांटेशन की अगर बात करें तो प्लांटेशन एक टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, जैसे कि आपका जो टी का जो खेती होता है ना उसको प्लांटेशन ही कहते हैं, टी प्लांटेशन बोलते हैं। कॉफी हो गया, गन्ने का हो गया, काजू का हो गया, रबड़ का हो गया, बनाना का हो गया, कॉटन का हो गया, ये जहां भी होते हैं उनको प्लांटेशन कहते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, यहाँ भी आपका लार्ज, क्योंकि आपका कॉमर्शियल फार्मिंग है तो आप लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर, सिंपल ध्यान रखिएगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर आएगा, हाउस होल्ड वाले लेबर आएंगे तो आपका वो किस में हो जाएगा, वो आपका फर्स्ट वाली में हो जाएगा, ठीक है। कॉमर्शियल में नहीं होगा, वो आपका हो जाएगा सब्सिस्टेंस में, ठीक है, सिर्फ आप कमाने खाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने आपका ज़्यादा लेबर चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए, और डेवलपमेंट आपका क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चाहिए, आपको ट्रक चाहिए, ये सब चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप जो चीज़ें पैदा करेंगे उसको बेचने के लिए आप मार्केट में ले जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं कि क्रॉप को कितने टाइप से डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग मोस्टली अगर समझे तो क्रॉप को अगर हमने डिसाइड किया कि कौन सी टाइप की क्रॉप है, ठीक है, कौन सी टाइप की क्रॉप है, तो उसके हिसाब से हम 4 में डिवाइड करते हैं और सीजन के हिसाब से 3 में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कितनी टाइप की क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स की अगर बात करें तो क्रॉप्स यूज्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, जैसे आपका सीरियल्स हो गया, सीरियल्स में आपका ग्रास लाइक प्लांट्स हो गया, जैसे स्टार्ची एडिबल सीड्स हो गए, ठीक है, इसमें आपका गेहूं चावल जो आ गया सब इंसान के खाने वाली चीज फूड क्रॉप्स हो गए। कैश क्रॉप जो चीज़ आप बेचने के लिए यूज करते हैं, जैसे आपका कॉटन, जूट, टमाको, टोबैको, कैस्टर ऑयल, ऑयल सीड, तो कैश क्रॉप हो गए पैसे कमाने के लिए। प्लांटेशन क्रॉप जैसे कि आपको बताया जा चुका, प्लांटेशन क्रॉप्स ग्राउंड प्लांटेशन कवरिंग लार्ज स्टेट, ज़्यादा एरिया में, जैसे आपका टी हो गया, कॉफी हो गया, कोकोनट हो गया, रबर हो गया, स्पाइसेज हो गई। हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की हम बात करते हैं, इसमें आपका एप्पल, मैंगो, बनाना, इसके बाद अनियन और टोमेटो जो होगा वो सब हॉर्टिकल्चर में आएगा। तो ये क्या किया, किस हिसाब से फूड को यूज किया जा रहा है उसके हिसाब से कर दिया गया। और अगर सीजन के हिसाब से करें तो इसको 3 हिसाब से, एक होते हैं खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल मतलब आपका जून से अक्टूबर, मतलब ये गर्मी के टाइम पे जो होती है। खरीफ की फसल मतलब जो गर्मी के टाइम पे होती है, ठीक है। ये मोस्टली डिपेंड करती है साउथ वेस्ट मानसून जो आता है, ठीक है। ये आपका मोस्टली इसमें राइस जो होता है, कॉटन होता है, जूट होता है, ज्वार, बाजरा एंड तुअर दाल। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी फसल जो है आपकी खरीफ की फसल है, या फसल का नाम दे देगा वो कौन सी फसल है, खरीफ है, रबी है, जायद। ध्यान रखिएगा, जो चावल होता है, कॉटन होता है, जूट होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, तुअर दाल होती है, वो लोग क्या कहलाती हैं, वो खरीफ की फसल कहलाती है। रबी की फसल जो होती है विंटर सीजन में, अक्टूबर नवंबर के सीजन में होती है, से मार्च अप्रैल तक होती है, और लो टेम्परेचर कंडीशन जो इसमें ठंड होती है, तो इसमें आपका क्या नॉर्मली आ जाएगा, इसमें भी आपका गेहूँ आ जाएगा, चना आ जाएगा और मस्टर्ड आ जाएगा, ठीक है, गेहूँ, चना और सरसों। जायद की फसल शॉर्ट ड्यूरेशन समर क्रॉपिंग सीजन बिगिनिंग आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ रबी क्रॉप के बाद, मतलब आपका ये मार्च अप्रैल के बाद स्टार्ट होता है और इसके पहले खत्म हो जाता है, खरीफ के पहले जो है खत्म हो जाता है। इसमें आपका जैसे फल और सब्जी आती है, जैसे कि आपका वाटर में तरबूज आ गया, खीरे आ गए, वेजिटेबल आ गया, फोडर, इवन फोडर क्रॉप्स जो होती हैं, ठीक है, जानवरों के खाने का जो चारा होता है वो भी इसी में आता है। तो ध्यान रखिएगा, जायद, रबी और खरीफ का सीजन का टाइम क्या होता है, इसमें कौन कौन सी फसल आती है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की थोड़ी बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर नीड्स टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन, जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो हमारा टॉपिक था मेन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी हमें क्यों चाहिए, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमें चाहिए जिससे हमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो हमारा, ठीक है, और क्योंकि अब पॉपुलेशन बढ़ रही है इंडिया की, तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो तभी सभी के पास जो होगा फूड स्कार्सिटी नहीं होगी, सभी के पास फूड पहुंच पाएगा। आपका स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2030 की एक रिपोर्ट होती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर मैंने पूछा था आपसे, फिर से आप इसका बताइए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो यूएन का एक पार्ट है, उसके हिसाब से करीब 12.5% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो अंडर न्यूरिश्ड है, मतलब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता क्योंकि फूड नहीं मिल पाता, ठीक है, एनर्जी के इंटेक में। और इसमें करीब 852 मिलियन पीपल जो है सिटीजन वो डेवलपिंग कंट्री के हैं। डेवलपिंग कंट्री का के कितने लोग हैं, 868 मिलियन में करीब 852 जो है डेवलपिंग नेशन के हैं, जिनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें, ठीक है,
प्रोडक्टिविटी की। तो आर कंट्री हैज मेड प्रोग्रेस। प्रोडक्टिविटी का मतलब कुछ नहीं होता है द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब आपने जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जितना आउटपुट जा रहा है उसको प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, सपोज सिंपल का समझिए, आपने 10 दाने डाल के किसी चीज़ के 20 चीज़ उगा ली तो आपकी प्रोडक्टिविटी ठीक है, 10 दाने डाल के 30 उगा ली तो आपकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा है, 10 दाने डाल के 40 उगा दी तो उसके और ज़्यादा है। तो वही हो रहा है, प्रोडक्टिविटी जो है, आर कंट्री हैज मेड प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर बट प्रोडक्टिविटी आर मेजर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इज वेरी लो इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। आर एग्रीकल्चर स्टिल टेक्नोलॉजी डेफिसिट यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ फूड ग्रेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड कंट्री आर फॉर। यही चीज़ बोल रहा है कि हमारी कंट्री में देखिए खेती सबसे ज़्यादा होती है, 65% लोग करीब आपके एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं यूज हो रही, टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है, प्रॉपर सीड्स नहीं यूज हो रहे हैं जो आजकल इंडिया आपका फॉरेन में जो आजकल सीधे चल रही हैं कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारे सीड्स ऐसे आ गए हैं, बहुत सारे आपका क्या कहते हैं फर्टिलाइजर ऐसे आ गए हैं जो आपका प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, वो सब इंडिया में नहीं आ पाया है, जिस वजह से आपकी यील्ड पर हेक्टेयर, मतलब पर हेक्टेयर में होने वाला फूड ग्रेन और फ्रूट्स जो है वो कम है। ठीक है, देयर इज अर्जेंट नीड टू इम्प्रेस न्यू टेक्नोलॉजी, इसलिए हमें जरूरत है न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की या अपनाने की, जिसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी आ जाता है। ठीक है, हाईटेक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड मॉडर्न इरिगेशन प्रोडक्ट, किस तरह से आपको नया खेती करना है, नए किस हिसाब से नई तरह से सिंचाई करना है, नई टाइप से आपको क्या यूज करना है, माफ़ कीजिएगा, नई तरह से आपको यूज करना है कि आप फर्टिलाइजर किस तरह यूज करें, पानी को किस तरह यूज करें, नए टाइप के बीज आ गए हैं। ठीक है, तो ये सब यूज करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात करें हम, चलिए इसके बाद डिटेल थोड़ा सा पढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, तो यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टूल इन एग्रीकल्चर कुड मेक फूड क्रॉप हाई यील्डिंग एंड मोर रोबस्ट टू बायोटिक एंड बायोटिक स्टेट। बायोटिक स्टेट और बायोटिक स्टेट पढ़ लिया था हमने, जिस चीज में जीवन होता है वो बायोटिक है। अबायोटिक स्टेट मतलब हो गया कि वहाँ पे पानी बारिश ज़्यादा नहीं हो रही है, ठीक है, या वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उस तरह से हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी का ये यूज होता है कि बायोटेक्नोलॉजी टूल जो हमारे होंगे, अब इसके बारे में बात करें क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी टूल जो होंगे, वो एग्रीकल्चर में इस तरह से यूज करेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया में सपोज पहले जो है 50 हेक्टेयर, ठीक है, सपोज 50 मिलियन टन फूड पैदा हो रहा था। ठीक है, हमने बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके उसको कम से कम 150 मिलियन टन या 200 मिलियन टन कर देना है। ठीक है, तो जो चीज़ें दिक्कत हो रही हैं उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी दूर करेंगे। दिस कुड स्टेबलाइज द इंक्रीज फूड सप्लाई विच इज इंपॉर्टेंट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ द इंक्रीज फूड डिमांड्स, क्लाइमेट चेंज एंड लैंड एंड वाटर स्कैर्सिटी। मतलब किस लिए, फूड की डिमांड जिस तरह से बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है, जमीन की कमियां हो रही हैं, वाटर की कमी हो रही है, तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी को दूर यूज करके इस चीज़ को कमी को पूरा कर लेंगे। जैसे 2012 में अगर बात करें तो करीब 170 मिलियन हेक्टेयर बाई मोर देन 17 मिलियन फार्मर्स इन अराउंड 12% ऑफ द ग्लोबल arable lands were planted with genetically modified crops, GM crops। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करने वाले हैं। GM क्रॉप्स का यूज करके हमने क्या किया, सोयाबीन हो गया, कॉर्न मक्का हो गया, कॉटन हो गया, कैनोला हो गया। ठीक है, ये आपको क्या इस तरह से यूज किया गया, जिससे आपका क्या होगा, इससे आपका यील्डिंग बढ़ेगी। यील्डिंग का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में वो प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन बीटी इंडिया में सबसे पहले 2002 में यूज किया गया, फर्स्ट कॉमर्शलाइज्ड है, कॉमर्शलाइज मतलब बेचने के लिए। ठीक है, बीटी कॉटन यूज किया गया। ठीक है, उससे उस तरह की चीजें हमें यूज करनी है। धीरे धीरे क्या होता है, यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स रिस्ट्रिक्टेड टू कॉटन ओनली ड्यू टू द कंसर्न एथोस बाय वेरियस एनवायरमेंटल ग्रुप, क्योंकि एक्चुअली जीएम जो चीज हम यूज करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, उससे एनवायरमेंट का थोड़ा लॉस है। तो इस वजह से क्या किया, उन लोगों ने इसका अपोज किया और धीरे धीरे क्या हुआ, ये चीजें क्या हो गई, रिस्ट्रिक्ट हो गई। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि करीब आपका 17 जीएम क्रॉप्स, ठीक है, 17 जीएम क्रॉप्स को ऐसे उसमें डाल दिया है कि वायरस एंड बैक्टीरिया रेजिस्टेंस बनाया जाएगा। ठीक है, इनमें टेस्टिंग चल रही है। 17 जीएम क्रॉप को लोग यूज नहीं कर रहे हैं, बट 17 जीएम क्रॉप्स में जो है आपका टेस्टिंग चल रही है कि उनको किस तरह से ऐसे बनाया जाए कि वो बैक्टीरिया और वायरस रेजिस्टेंट हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा अगर बात करें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, जो हम लोग जीएम क्रॉप पढ़ते हैं ना, जीएम क्रॉप्स, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म एक ही चीज होती है। तो अकॉर्डिंग टू WHO का समझे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। WHO का हेडक्वार्टर और इनके WHO के हेड अभी कौन है, ये दो चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो WHO के हिसाब से GMO या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन विच द जेनेटिकली मॉडिफाइड DNA हैज बीन अल्टर्ड इन अ वे दैट डज नॉट ऑकर नेचुरली बाय मेटिंग और एनी नेचुरल कॉम्बिनेशन। मतलब अगर किसी चीज में कोई चीज कमी है, ठीक है, सपोज कोई चीज है
कि आपका उसमें कीड़े लग जाते, कोई फसल है, ठीक है, सपोज आप कॉटन ही ले लीजिए, ठीक है, कॉटन मतलब आप रुई समझते हैं, तो वो है कि हम उसकी खेती तो कर पा रहे हैं, प्लांटेशन हम उसका कर पा रहे हैं, बट उसमें क्या हो रहा है, कीड़े लग जा रहे हैं। तो हम इस तरह से उसमें मॉडिफिकेशन कर देंगे उस कॉटन के अंदर कि उस कॉटन में कोई ऐसी एंटी बैक्टीरियल चीज, ठीक है, जो कीड़े लग रहे थे, एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल चीज उसमें मॉडिफाइड कर देंगे, डीएनए उसका चेंज कर देंगे, ठीक है, डीएनए चेंज करके उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिससे फ्यूचर में उसमें कीड़े न लगे, ठीक है। क्रॉप्स और फूड यूजिंग जीएम ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड जीएम क्रॉप्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो वही क्रॉप्स या फूड जिनमें आपका जीएम टेक्नोलॉजी यूज होती है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्या होता है, जेनेटिक्स आपको पता है ना, डीएनए आरएनए जो होता है, तो उसको हम लोग चेंज करके यूज करते हैं। जैसे आपका बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन ए नॉन फूड क्रॉप हैज बीन ओनली जीएम क्रॉप कल्टिवेटेड इन इंडिया एट अटेम्प्टेड हैव बीन मेड टू कमर्शियल रिलीज्ड बीटी ब्रिंजल एंड डेवलप्ड डीएमएच 11 ए ट्रांसजेनिक मस्टर्ड। मतलब अभी तक इंडिया में सिर्फ एक ही क्रॉप है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब इसका मॉडिफिकेशन करके बेच सकते हैं, वो आपके बीटी कॉटन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीटी कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन एक ऐसी अकेली क्रॉप है जिसको हम लोग क्या है, इसको बेच सकते हैं। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग बैगन जो होता है, बीटी ब्रिंजल जो होता है, और इसके अलावा डीएमएच 11 एक ट्रांसजेनिक मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब हुआ आपका राई जिसको कहते हैं आप लोग, सरसों कहते हैं, उसको हम लोग कैसे यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक क्या है, अभी तक सिर्फ बीटी कॉटन है। इसमें क्या किया जाता है, देखिए इसमें क्या किया जाता है कि जैसे कुछ बैक्टीरिया हम लोग के लिए फायदेमंद होते हैं, उन बैक्टीरिया को क्या होता है, उन बैक्टीरिया को हम क्या निकाल लेते हैं, उन बैक्टीरिया का हम डीएनए एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, उनका डीएनए निकाल लेते हैं। आपको पता है कि डीएनए हमारी बॉडी में भी हो, सबकी बॉडी में होता है, तो उनका डीएनए निकाल लेते हैं, और डीएनए करके क्या करते हैं कि जिस फसल का, उस फसल का जो वो था उसके साथ क्लोनिंग कर देते हैं, ठीक है। उस फसल में जो आपका ये पाया जाता, जेनेटिक्स पाया जाता है उस क्रॉप में, पर्टिकुलर क्रॉप में जिस चीज़ में, तो उसको उस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मर्ज करके उसकी क्लोनिंग कर दी जाती है, उसकी क्लोनिंग करके उसको ट्रांसफॉर्म कर जाता है, और ट्रांसफॉर्म करके उसके पर्टिकुलर सेल में ये चीज़ डाल दी जाती है। और जब ये सेल में ये चीज़ डाल दी जाती है तो जब प्लांट बड़ा होता है तो उसमें ये चीज़ ऑलरेडी रह जाती है, ठीक है। जैसे आपकी कॉटन की हम बात कर रहे थे कि सपोज पहले यहाँ पे क्या पड़ रहा था, इसमें कीड़े पड़ रहे थे, ठीक है, तो हमने क्या किया कि ऐसा बैक्टीरिया बना दिया जो उन कीड़ों को रोक सके, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल टाइप होते हैं, तो उनको क्या कर दिया हमने, बना दिया, उसमें डाल दिया, तो अभी ये पौधा बड़ा होगा तो इनमें क्या कीड़े नहीं लगेंगे, ठीक है, और ये फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की अगर बात करें तो क्या इनका एडवांटेज क्या होता है, जीएम क्रॉप्स और बायोटेक क्रॉप्स इनको बोलते हैं, इनका एडवांटेज क्या होता है। इनका एडवांटेज ये होता है कि प्लांट यूज एग्रीकल्चर हुज डीएनए हैज बीन मॉडिफाइड। पहली बात तो इनको क्या, जिनका डीएनए चेंज किया गया हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका पेस्ट जो होता है, पेस्टिसाइड आपको पता है ना कि कीड़े भगाने वाली दवा, तो सर्टेन पेस्ट इसमें डाल दिए जाते हैं, डिसीजेज जिससे रोग ना हो इनमें। इन्वायरमेंट कंडीशन, जैसे कि आपकी कोई फसल है वो 30 डिग्री पे हो सकती है, लेकिन इंडिया में तो टेम्परेचर जो है आपका 40 से 45, तो उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उसका टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे जिससे आराम से सर्वाइव करें। रिडक्शन ऑफ स्पॉइलेज, कोई चीज़ जल्दी खराब हो रही है तो उसमें जीएम क्रॉप बढ़ा देंगे जिससे कुछ दिन तक वो ज़्यादा खराब नहीं होगी। इंड्यूसिंग रेजिस्टेंस टू केमिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, केमिकल ट्रीटमेंट अगर उसका किया जाए तो उसमें कोई इफेक्ट ना पड़े। इंप्रूविंग द न्यूट्रिएंट्स प्रोफाइल ऑफ द क्रॉप, कोई चीज़ का न्यूट्रिशन बढ़ाना है, जैसे कि आपका हम गोल्डन राइस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, गोल्डन राइस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उसका प्रोटीन बढ़ाया गया, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय सीरियल क्रॉप्स, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत जरूरी है क्रॉप्स का। इंड्यूसिंग टॉलरेंस ऑफ हाई सॉल्ट सॉइल एंड फ्लोरिंग, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करें मेजर जीएम क्रॉप इंडिया में कौन कौन सी है। सबसे पहले नाम ध्यान रखिए, बीटी कॉटन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बीटी कॉटन मतलब ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, माफ कीजिएगा, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस कॉटन वैरायटी है। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े, तो इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपका बैक्टीरियम बैलिसस थुरिंगिनिस जो है उसको प्रोड्यूस किया गया है डिफरेंट बीटी टॉक्सिन में। इस टाइप के जो बैक्टीरिया, देखिए बीटी कहाँ से आया, बीटी आया बैसिलस थुरिंजेनिसिस से, ठीक है, बैसिलस थुरिंजेनिसिस से आया है। तो इस टाइप का इसमें बैक्टीरिया डाल के इसको वो किया गया है, जिससे क्या होगा, इसमें टॉक्सिन मतलब जो होता है, क्योंकि खाने की चीज़ नहीं है तो थोड़ा सा जहरीला प्रोडक्ट होता है, जिससे आपके इसमें कीड़े नहीं लगती है, कीड़े लगते हैं तो मर जाते हैं। तो बीटी कॉटन में बीटी का फुल फॉर्म का भी पूछ लेगा तो बैसिलियस और थुरिंजेनिसिस, आप कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कीजिए, लेकिन आपको उसका नाम बस ध्यान रखना है। तो उस टाइप का हमने बीटी कॉटन यूज किया। उस तरह बीटी ब्रिंजल यूज किया। ब्रिंजल जो है इंडिया का सेकंड मोस्ट कंज्यूम वेजिटेबल है पोटैटो के बाद, मतलब आलू के बाद सबसे ज़्यादा आपका बैगन खाया जाता है। द ब्रिंजल इज क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग ए क्रिस्टल प्रोटीन जीन फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम बैसिलियस, इसमें भी आपका यही डाला गया है,
ठीक है। बीटी में भी बीटी स्टैंड फॉर यही है, तो इसमें बैसिलियस thuringiensis डाला गया है। और बीटी ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड टू गिव रेजिस्टेंस टू द ब्रिंजल फ्रूट्स एंड शूट बोर्स। ये एक टाइप का कीड़ा होता है जो बैगन में लग जाता है, तो इस चीज से बचाने के लिए, ब्रिंजल फ्रूट एंड शूट बोर्स से बचाने के लिए इसमें हमने क्या ऐड किया है, बैसिलियस thuringiensis ऐड किया है। उसके बाद बात करें गोल्डन राइस की। गोल्डन राइस की एक ऐसी वैरायटी है जो आपका बायोसिंथेसाइज बीटा कैरोटीन, ठीक है, इसमें बीटा कैरोटीन डाल के क्या किया गया है कि आपका विटामिन ए, चावल में विटामिन ए नहीं होता है, ठीक है, तो गोल्डन राइस एक टाइप का किया गया है जिसमें आपका विटामिन ए जो है इंड्यूस किया गया है राइस में, ठीक है, विटामिन ए। आपको हमको बताना है कि कैरोटीन जो था किस विटामिन का साइंटिफिक नेम था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एक बताया था रथ, एक टॉफी, ठीक है, और एक बताया था थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। ये दो चीजें बताई थी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक तो बताइएगा बीटा कैरोटीन किस विटामिन का नाम साइंटिफिक नेम है, और गोल्डन राइस में विटामिन ए इंड्यूस किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ध्यान हो गया, बीटी कॉटन में आपको ये बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, बीटी ब्रिंजल में भी सेम ही होता है, और आपको इसके ब्रिंजल फ्रूट्स एंड शूटर बोरस से बचाने के लिए गोल्डन राइस में विटामिन ए इंड्यूस किया गया था, ठीक है। इसके बाद बात करें हम नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब कुछ, नैनो मतलब होता है बहुत छोटा, ठीक है, नैनो करीब 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड, मीटर, ठीक है, 10⁻⁹। तो नैनो टेक में एक्चुअली क्या किया जाता है कि आपका बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं उनको बहुत छोटी मात्रा में यूज किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट करके, सोडियम बेंजोएट करके, ऐसे टाइप के कुछ से आपके नैनो टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं, ठीक है। आप बहुत सारी जगह नैनो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, आपका एग्रीकल्चर में यूज की जाती है, इसके अलावा आपका क्लोथिंग में, फर्नीचरिंग में, एडहेसिव में, कोटिंग में, टेनिस बॉल, हर चीज में आपका नैनो टेक्नोलॉजी का, तो एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? नैनो टेक्नोलॉजी refers to मैनिपुलेशन ऑफ द मैटर ऑन द एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड सप्लीमेंट्री स्केल। मतलब आपका जो भी जिस चीज से वो चीज बनी है ना, ठीक है, हर चीज एटम से बनती है, मॉलिक्यूल से बनती है, तो उसी में हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में हम डीएनए चेंज कर रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ चीज ऐसी मिला देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड टाइप या कुछ टाइप कुछ मटेरियल्स होते हैं, इनके नाम आपको याद नहीं रखते हैं, कि जो आपका क्या करते हैं, क्रॉप डिसीज डिटेक्शन करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी डिवाइस, जैसे क्रॉप डिसीज डिटेक्शन का मतलब क्या हो गया कि उसमें खेतों में हम इसको लगा देंगे, नैनो टेक्नोलॉजी का सेंसर लगा देंगे, तो उस पर्टिकुलर फसल में क्या दिक्कत हो रही है, कौन सी बीमारी हो रही है, वो अगर हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप डिसीज उसका हमें पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे अब नैनो कैप्सूल होता है, नैनो पार्टिकल होते हैं, या वायरल कैप्सिड्स होते हैं, जो आपका डिटेक्शन के लिए यूज किया है। डिटेक्शन के लिए मतलब उस चीज को पता करने का उसमें डिसीज कौन सी है। न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट मतलब किसी पर्टिकुलर चीज में कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उसमें जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ नहीं हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्बनेस नहीं हो रहा है, तो हम ऐसी चीज डाल देंगे कि फसल के आपके एटम्स में या उसमें, तो इससे क्या होगा कि वहां पे जो फसल है वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करने लगेगी। नैनो सेंसर्स लगा देंगे, जैसे आपका केमिकल, फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिको केमिकल, एक्टिव, कार्बन नैनो, बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपका सेंस करेंगी चीजों को, ठीक है, कि किस चीज की कमी हो रही है, सॉइल किस टाइप की है, ठीक है, बायोकेमिकल सेंसिंग है, कंट्रोल, वाटर मैनेजमेंट कैसे करना, तो इस टाइप का। तो आपको इतना ध्यान, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज भी एग्रीकल्चर में होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। फूड मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम लोग, इसमें स्मार्ट पैकेटिंग में क्या करते हैं, ठीक है, जैसे आपका सिल्का जेल होता है, सिल्का जेल आपने देखे ना, कोई भी आपकी चीज आती है उसमें सिल्का जेल टाइप होता है, ठीक है। तो सिल्का जेल क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन कर ले रहा है ना जो मॉइस्चर का, तो एक टाइप का ही नैनो टेक्नोलॉजी ही है। तो उसमें क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को पैक करते हैं जिससे वो चीज़ें खराब ना हो, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज में और मार्केट में दिखाने में चीज़ें खराब ना हो, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी किस तरह यूज हो गया। इसके बाद बात करें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की, तो नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षित करना, ठीक है। प्रोटेक्टेड मतलब सुरक्षित करना, कल्टीवेशन आपको पता है कि खेती करना। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल मतलब आप जिस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, कि आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, कोई कीड़ा उसके अंदर ना आए, कोई इंसेक्ट उसके अंदर ना आए, वो कंट्रोल कर सकते हैं आप, वाटर कंट्रोल कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह का कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में कोई चीज होती है तो उसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं। दिस मीन्स दैट टेम्परेचर आप कंट्रोल कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर रहे हैं, लाइट को कितना अंदर आना चाहिए वो कंट्रोल कर रहे हैं, और भी कई चीजें जो जरूरी है क्रॉप के लिए वो हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे कि आपका इसमें हो गया ग्रीन हाउस, आपने देखा हरी कलर का वो लगा दिया जाता है, या बड़े जगह जो होता है कांच के ग्लास के अंदर खेती की जाती है, वो प्लांटिंग की जाती है, जिससे आपके सूर्य की किरणें आए उस चीज़ को गर्म रखे, तो टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं उसका। या नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस जो होते हैं,
ठीक है, वहाँ कितनी हवा आनी चाहिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इंसेक्ट प्रूफ नेट लगा देते हैं, ग्रीन कलर का नेट आप लोग देखते होंगे, हरे कलर की जालियां लगा देते हैं पौधे के ऊपर, ठीक है। शेड नेट हाउस, वहाँ पे छांव कर सकते हैं आपका। प्लास्टिक टनल के अंदर पौधे लगा सकते हैं। म्यूल्चिंग रेस्ड बेड्स हो गया, ट्रेलिंग्स हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, ये सब चीज़ें आपके प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन का मतलब ये हो गया कि आप एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप लोग क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम अबायोटिक स्टेज, जैसे फिजिकल और बाय नॉन लिविंग एलिमेंट्स सच एज टेम्परेचर, एक्सेस डेफिसिट वाटर, इस चीज़ को आप कंट्रोल करते हैं किससे, प्रोटेक्टेड। जैसे कि आपका टेम्परेचर कहीं पे ज़्यादा है तो आप इसको कवर कर दीजिए, इससे ज़्यादा वहाँ पे धूप की किरणें ना जा पाए। वहाँ पे टेम्परेचर, कोई ठंडी जगह है वहाँ पे ऐसे चीज़ कर दीजिए कि धूप की किरण उसके अंदर घुस तो जाए लेकिन निकल ना पाए, ठीक है, तो उसको गर्म रखेगी। उसके अलावा पानी अगर ज़्यादा जा रहा है तो किस तरह से उसको कंट्रोल करना है पानी को। प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री एंड जेनेटिक बेटर ट्रांसप्लांट, तो इसलिए जिससे पौधों में रोग ना हो, ज़्यादा पानी जाने से पौधे खराब ना हो, तो उसलिए हम प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन यूज करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा वर्ड आ जाता है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर का यूज आ जाएगा, ठीक है। डिजिटल एग्रीकल्चर हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर आ जाता है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर मतलब होता है, प्रिसीजन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा माइन्यूट। प्रिसीजन मतलब जैसे कोई चीज़ होती है ना, कि जैसे कि कहते हैं कि जब कोई तीर मारता है, एरो मारता है, कोई चीज़ मारता है तो बुल में लगती है, तो कहते हैं बहुत प्रिसाइज लगा है। प्रिसाइज मतलब बहुत पास, बहुत नज़दीक। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो होता है एक अप्रोच है जहां इनपुट आर यूटिलाइज इन प्रिसाइज अमाउंट टू गेट इंक्रीज एवरेज यील्डिंग कंपेयर टू ट्रेडिशनल कल्टिवेशन टेक्निक्स सच एज एग्रोफॉरेस्ट्री, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। ये टाइप की कुछ प्रिसीजन एग्रीकल्चर, क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, खेत एक इसका आप क्रॉप एक गेहूं का लगा दीजिए, बीच में आपका चावल का लगा दीजिए, ठीक है। तो गेहूं जैसे कम पानी लेता है, चावल ज़्यादा पानी लेता है, तो इंटरक्रॉपिंग आपने कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्रॉप रोटेशन की बात, पहले यहाँ पे आप गेहूं की खेती कर रहे थे, फिर आप लोग यहाँ पे उसकी खेती करने लगे, ठीक है। तो माफ कीजिएगा दोस्तों, एक सेकंड बस। कहाँ तक पढ़ लिया था? क्रॉप रोटेशन, प्रेसिजन एग्रीकल्चर में हम लोग थे, ठीक है। तो प्रेसिजन एग्रीकल्चर में हमने क्रॉप रोटेशन इस टाइप का, कुछ टाइप का प्रेसिजन एग्रीकल्चर किया, ठीक है। इसमें क्या फायदा होता है, सस्टेनेबल प्रेसिजन एग्रीकल्चर इज द सेंचुरीज मोस्ट वैल्यूएबल इनोवेशन इन फार्म मैनेजमेंट दैट इज बेस्ड ऑन यूजिंग टेक्नोलॉजी information and communication technology. It is based on sustainable agriculture and healthy food production and it consists of profitability and increasing production, economic efficiency and reduction of side effect of the environment. तो इतना आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हम इस टाइप का एग्रीकल्चर यूज करते हैं कि उसमें इस टाइप की हमारी अप्रोच होती है कि जिसमें यूटिलाइज उसको इनपुट्स को किस तरह यूटिलाइज किया जाए प्रिसीजन अमाउंट में, ठीक है। जैसे कि आपका ट्रेडिशनल नॉर्मल में आपके एक ने सिंचाई कर दी, ठीक है, एक खेत में आपने गेहूं पूरा लगा दिया, पानी ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, गेहूं खराब हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, गेहूं लगा देंगे, फिर चावल की एक रो लगा देंगे, फिर गेहूं को लगा देंगे। तो अगर ज़्यादा पानी हो भी जाएगा तो चावल जो है उसको कंज्यूम कर लेगा, तो आपका सारी फसल हो जाएगी। इससे प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो गया। इसके बाद बात करें इरीगेशन की। इरीगेशन मतलब आपको पता है सिंचाई। इरीगेशन का क्या मतलब होता है, इरीगेशन का मतलब सिंचाई होता है। तो सिंचाई का मतलब, सिंचाई भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है खेती के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ देखो सीडिंग, सबसे पहले आप किस तरह के सीड डाल रहे हैं, उसके बाद किस तरह से आप जुताई कर रहे हैं, फिर जुताई के बाद आप किस तरह से सिंचाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद किस तरह से हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, यही तो होता है खेती में। और होता क्या, तो इरीगेशन की अगर बात करें तो इरीगेशन को अगर डिस्क्राइब करें तो ये आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड और सॉइल, मतलब आप आर्टिफिशियल तरीके से जितना पानी आप देते हैं किसको, उस जमीन को या उस मिट्टी को, तो उसी को इरीगेशन कहते हैं। इट इज द सब्स्टिट्यूट और सप्लीमेंट ऑफ द रेन वाटर विद अनदर सोर्स ऑफ वाटर। किस चीज़ का सप्लीमेंट, रेन वाटर। जहाँ पे बारिश नहीं होती वहीं पे आप सिंचाई करते हैं, नॉर्मली बारिश होगी तो आपको सिंचाई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सप्लीमेंट रेन वाटर जहाँ पे कम होता है वहाँ पर हम लोग इरीगेशन करते हैं। तो टाइप ऑफ इरीगेशन की अगर बात करें तो 5 तरह से हो सकता है आपका। टैंक के थ्रू किया जाता है, ड्रिप इरीगेशन किया जाता है, रिवर के थ्रू किया जाता है, कुएं के थ्रू किया जाता है, नहर के थ्रू किया जाता है। तो इसमें हमें जो पढ़ना है वो हमें ड्रिप इरीगेशन पढ़ना है, ठीक है। स्प्रिंकलर इरीगेशन पढ़ना है। ड्रिप इरीगेशन में क्या मतलब होता है, इन ड्रिप इरीगेशन वाटर इज अप्लाइड नियर द प्लांट रूट थ्रू एमीटर्स और ड्रिपर ऑन और बिलो द सॉइल सरफेस एट ए लो रेट वेरिंग फ्रॉम 2 to 20 लीटर पर आवर। द सॉइल मॉइस्चर इज केप्ट एन ऑप्टिमम लेवल विद द फ्रिक्वेंट। देखिए आप कहीं पर अगर पानी भर दें सिंचाई में, ठीक है, तो पानी ज़्यादा या कम होने का चांस रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक नोजल होता है, ठीक है, एक नोजल होता है, ठीक है, उसमें छेद होता है। नोजल का मतलब आप समझिए, घर में जो शावर होता है, आप समझिए ना, घर में जो शावर होता है इससे आप लोग नहाते हैं, ठीक है, तो उसी तरह एक नोजल होता है, यहाँ पे एक नॉब होती है, ठीक है, उसमें सेट कर सकते हैं आप कितना रेट से पानी आएगा। तो 2 से करीब 20 लीटर पर आवर के रेट से पानी आएगा और उस पानी को कहाँ अप्लाई किया जाएगा, उस पानी को डायरेक्ट जो प्लांट की रूट होती है, जड़ होती है ना, वहां पे अप्लाई किया। पूरे खेत में पानी नहीं डाला जाएगा, पर्टिकुलर उसी जगह पर डाला जाएगा। इससे क्या होगा कि सॉइल का जो मॉइस्चर है वो एक ऑप्टिमम लेवल तक बना रहेगा। अमॉन्ग ऑल इरीगेशन मेथड ड्रिप इरीगेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड कैन बी प्रैक्टिस फॉर ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स स्पेशली इन द वेजिटेबल, ऑर्किड क्रॉप्स, फ्लावर्स एंड प्लांटेशन। मतलब आपका जो फल सब्जी होती है, जो आपके
फूल होते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन यूज किया जाता है, क्योंकि अगर फल सब्जी में पानी ज़्यादा चला जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो ड्रिप इरिगेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है आपको पता है, पर्टिकुलर हम रूट में पानी को कंट्रोल्ड वाटर डालते हैं। उसके बाद स्प्रिंकलर की बात करें तो इस इन्वेटेड वाटर इज स्प्रेड इनटू एयर एंड अलाउड टू फॉल। आप लोग देखते होंगे खेत में क्या होता है, एक पाइप होता है, ठीक है, ऐसे करके सिंचाई वाला पाइप होता है, यहाँ पे भी एक नोजल लगा रहता है, लेकिन इस नोजल का मुंह ऊपर साइड रहता है, ठीक है, नोजल का मुंह ऊपर साइड रहता है, और यहाँ से पानी जो होता है वो जाता रहता है, वो ऐसे जैसे आप फव्वारा गिरता है ना, तो वैसे ही क्या रहेगा, और ये रोटेट होता रहेगा, ठीक है, कुछ देर पानी यहाँ गिरेगा, कुछ देर पानी यहाँ गिरेगा, कुछ देर ऐसे करके रोटेट होता रहेगा। तो स्प्रिंकलर का मतलब कुछ नहीं हुआ, स्प्रिंकलर का मतलब होता है छिड़कना टाइप। तो इसमें स्प्रे किया जाता है एयर में और धीरे से उसको अलाउड किया जाता है ग्राउंड वाटर पे गिरे, जिससे कि आपको रेनफॉल जैसी फीलिंग हो। रेनफॉल जैसी मतलब बारिश ऊपर से गिरती है ना, तो ऐसे ही होता है कि यहाँ से पानी जो होता है ऊपर जाता है, ऊपर ऐसे ऐसे करके और फिर नीचे नीचे गिरता है। द स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज वेरी सुटेबल मेथड फॉर इरिगेशन ऑन इवन लैंड्स ऑन shallow soils. Nearly all crops are suitable for sprinkler irrigation system except crops like पैडी हो गया, जूट हो गया, ड्राई क्रॉप्स, वेजिटेबल, फ्लावरिंग क्रॉप्स, ऑर्किड, प्लांटेशन ट्री, यहाँ पे इनसे का यूज किया जाता है। तो आपको बस इनका नाम ध्यान रखना है, ड्रिप इरिगेशन कैसे होता है, स्प्रिंकलर का। उसके बाद फर्टिगेशन कुछ वर्ड करके पूछ लेता है, तो फर्टिगेशन नाम से ये पता चल रहा है किस चीज़ से रिलेटेड है, फर्टिलाइजर से। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक होता है। तो फर्टिगेशन इज ए मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन विच फर्टिलाइजर इज इनकॉर्पोरेटेड विद इन द इरिगेशन वाटर बाय द ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है, ये पानी में ही फर्टिलाइजर आपका घोल दिया जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजर को पानी में घोल दिया जाता है, उसको फिर वहीं पे जड़ में गिराया जाता है सीधे, जैसे ड्रिप कर रहे थे ना उसी तरह। तो उसको फर्टिगेशन, इरिगेशन और फर्टिलाइजर दो चीज से मिलकर बना है फर्टिगेशन। तो फर्टिगेशन में क्या करता है, पानी में आप घोल देते हैं उसको, जो भी आपका फर्टिलाइजर होता है, और उसके बाद उसको जड़ों पे डालने लगते हैं। इन दिस सिस्टम फर्टिलाइजर सॉल्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली इरिगेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन इज वेरी हाई बिफोर, क्योंकि आपने पर्टिकुलर पेड़ की जड़ पे डाला है इसलिए प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। क्योंकि अगर आप पूरे खेत में डाल देंगे कोई पेड़ ज्यादा ले लेगा, कोई पेड़ कम ले लेगा। इन दिस मेथड लिक्विड फर्टिलाइजर एज वेल एज वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आर यूज। बाय दिस मेथड फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी इंक्रीज टू 80 to 90% फर्टिलाइजर, मतलब आप सोचिए हर पौधे को 80 से 90% न्यूट्रिशन मिलेगा। न्यूट्रिशन एंड वाटर आर सप्लाइड नियर द एक्टिव रूट जोन थ्रू द फर्टिगेशन, ठीक है, जैसे कि आपको बताया चुका है। और वाटर और फर्टिलाइजर आर सप्लाइड इवनली टू ऑल क्रॉप्स थ्रू फर्टिगेशन। देयर इज पॉसिबिलिटी टू गेट 25 से 50% ज्यादा आपकी खेती हो पाएगी, क्योंकि आप पर्टिकुलर पेड़ पे, अब पर्टिकुलर पेड़ की जड़ पे वो चीजें डाल रहे हैं। उसके बाद बात करें कि कुछ टेक्नोलॉजी जो आजकल यूज हो रही है, जो हमारा टॉपिक भी था कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, तो उसमें सबसे पहले बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है डिजिटल चीजें, ठीक है, सिंपल समझिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब डिजिटल चीज होता है। इसमें क्या करते हैं, वायरलेस सेंसर आप लगा देते हैं कि खेत में आपको ने कोई सेंसर लगा दिया कि वहाँ का टेम्परेचर कितना हो रहा है, वहाँ पे बारिश कितनी होती है, और ये वायरलेस होता है। मतलब जो यहाँ पे आप सेंस करेगा, ये आपको रेडियो कम्युनिकेशन जैसे आपका मोबाइल सिग्नल भेजता है ना, वैसे ही आपको सिग्नल भेज देगा कंट्रोल सेंटर पे। इसके अलावा ड्रोन्स से आप क्या करते हैं, ड्रोन से आपका सीडिंग करते हैं। ड्रोन मतलब आप सीडिंग मतलब आपका बीज जो बोना होता है वो सीडिंग। ड्रोन से आप सिंचाई करते हैं, ड्रोन से आप फर्टिलाइजेशन करते हैं आजकल के सिस्टम में, ठीक है। इसके बाद सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू हम पता करते हैं कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, लाइट कितनी उस खेत पे पहुँच रही है, सॉइल को कितना मॉइस्चर मिल रहा है सेंसर लगा के। तो ये सब चीज़ें हम लोग पता करते हैं ऑटोमेटिकली डिजिटल माध्यम से, इसलिए इसको इंटरनेट ऑफ थिंग कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप्स एंड सॉइल कंडीशन वेयर हेल्थ ऑफ क्रॉप्स सॉइल न्यूट्रिशन चेंज कैन बी ट्रैक्ड इन द रियल टाइम, ठीक है। रियल टाइम में मतलब जैसे कि आपका 1 घंटे पहले क्या वहाँ पर मॉइस्चर था, 1 घंटे बाद क्या मॉइस्चर होगा, ये हम पता कर लेते हैं। जैसे कि नॉर्मली आपका मौसम का बारे में जानकारी ली जाती है। वाटर मैनेजमेंट कैन बी डन ऑटोमेटिक बाय इरिगेशन थ्रू सेंसर्स। वाटर मैनेजमेंट मतलब किस जगह पे कितना पानी पहुंच, वहाँ पर हमने सेंसर लगा दिए हैं कि यहाँ पे कितना पानी पहुंच रहा है, कितना पानी की जरूरत है, ठीक है। पेस्ट मैनेजमेंट मतलब हम वही जो आपका छिड़काव कर रहे हैं जिससे उसमें कीड़े न लगे, तो किस टाइप का पेस्ट वहाँ पे डालना होगा एग्रीकल्चर के हिसाब से, वहाँ पर जो खेती हो रही है उसके हिसाब से उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मतलब होता है कि आपको सॉइल में पेड़ नहीं लगाना है, पानी में ही आप क्या करते हैं, पानी में ही वो फर्टिलाइजेशन घोल देते हैं और वो मिनरल्स घोल देते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं, और उसके बाद पानी में ही पौधे लगा देते हैं। हाइड्रो का मतलब आपको पता है पानी, तो पानी में पौधे लगा, जैसे आपका मनी प्लांट आपने देखा घर में आप लोग लगा देते हैं, बॉटल में बहुत बढ़ जाता है, क्यों, उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। कुछ में एरोपोनिक्स होता है। एरोपोनिक्स में क्या होता है कि एक बंद जगह होती है, उसमें एयर में ही वो चीज़ मिनरल्स को छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसको एयर फॉर्म में करके, जिससे वो पौधों को मिलता रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो यूज हो रही है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं इसको। इसके बाद बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग। तो मशीन यूज डाटा कलेक्टेड थ्रू सेंसर ऑफ प्रेडिक्ट आउटकम एंड डिवाइस स्ट्रेटजी ऑप्टिमल। प्रिडिक्टिव एग्रीकल्चर एनालिसिस कैन बी डेवलप विच एड इन डिसीजन सच व्हेन टू सो क्रॉप। इसमें क्या करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना, कि आपको एक जगह का आप पता कर लेते हैं क्या, किस जगह यहाँ पे कितने, जैसे कि आपका पता कर लिया महाराष्ट्र में,
ठीक है। महाराष्ट्र में कब मानसून आने वाला है, मानसून आएगा तो किस टाइम पर कितनी बारिश होगी हम पता कर लेंगे कि करीब आपका अगस्त में 120 mm बारिश होगी, ठीक है, या सितंबर में 220 mm। तो उस टाइम पे कौन सी फसल पर्टिकुलर टाइम पे बोनी चाहिए वो हमें पता चल जाएगा, कौन सा फर्टिलाइजर हमको यूज करना है वो पता चल जाएगा। तो सब हमने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज कर दिया। क्लाइमेट मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, वेदर फॉरकास्ट कि आपका वहां पर क्लाइमेट कैसा रहने वाला है, क्या बारिश होने वाली है इस साल की नहीं होने वाली है, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि उसमें हमने क्या किया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमने सेंसर लगा दिया था, वो डिजिटल माध्यम से हमारे पास पहुंच जा रहा था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर रहे हैं, मतलब मशीन के थ्रू कर रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि चीज़ों को हम फीड कर दे रहे हैं, कंप्यूटर में हम लोग फीड कर दे रहे हैं और वो ऑटोमेटिक वो चीज़ को कैलकुलेट करके हमें बता दे रहा है। इसका ब्लॉक चेन, तो ब्लॉक चेन का मतलब कुछ नहीं, ब्लॉक चेन में क्या होता है कि टेम्पर प्रूफ लेजर बना दिया गया किसी जगह का, ठीक है, कि सपोज एक साल महाराष्ट्र में कोई जगह है, यहाँ पे एक साल का हमने डिटेल निकाल लिया कि यहाँ पे कितनी बारिश हुई थी, कितनी फसल हुई थी, फिर अगले साल का निकाल लिया। इस तरह उसको हम क्या करेंगे कि उसको हम सेव करते जाएंगे डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल फॉर्म में अगर सेव करेंगे, जैसे कंप्यूटर में कोई चीज़ सेव कर देते हैं तो उसमें आप टेम्परिंग नहीं कर सकते, मतलब उसको चेंज नहीं कर सकते। इससे हमें पता रहेगा कि फ्यूचर में क्या चीज़ सब किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं, और जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, सॉइल चेंज हो रही है, क्रॉप कंडीशन क्या फ्यूचर में होने वाली है, ठीक है, वो हम पता कर लेते हैं। उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा बात कर लें सीड्स। सीड्स मतलब होता है बीज। बीज की अगर बात कर लें तो सीड्स का आपको पता होना चाहिए 20 to 25% एग्रीकल्चर जो है किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि भी आपका दाना कैसा, बीज कैसा था, 20 to 25%। और सीड्स हेल्प इन मीटिंग कंट्रीज फूड्स एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी नीड्स, ठीक है, कंट्री का फूड का और न्यूट्रिशन का पता करने के लिए, ठीक है, आपका जरूरी है कि आपका सीड्स अच्छा होगा। सीड्स अच्छा होगा तो ही आपकी फसल ज़्यादा होगी, और फसल ज़्यादा होगी तभी लोगों को अनाज मिलेगा, अनाज मिलेगा तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएगा। सीड आर द क्रिटिकल एंड बेसिक इनपुट टू एनहांसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट जोन। अलग जगह अलग अलग सीड्स बोया जाएगा, अलग अलग सीड्स के लिए अलग अलग क्लाइमेट होना चाहिए, तो उसके हिसाब से तो इंडिया के सीड्स के हिसाब से हमने 3 टाइप से इसको डिवाइड किया है। एक होता है ब्रीड सीड्स, एक होता है फाउंडेशन सीड्स, एक होता है सर्टिफाइड सीड्स। ब्रीड सीड्स क्या होता है, मतलब बेसिक सीड्स, ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्रीड सीड्स, मतलब नॉर्मली आपने कहीं पे खेती की और उसमें से कुछ दाने आपने रख लिए नेक्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद बात करें फाउंडेशन सीड्स की। फाउंडेशन सीड्स में क्या होता है, सेकंड स्टेज ऑफ सीड होता है, ठीक है, ये प्रोगेनी ऑफ द ब्रीडर सीड्स होता है, मतलब ये क्या हुआ इसके बाद वाला लेवल है, ठीक है, इसके बाद वाला लेवल कौन सा हो गया, फाउंडेशन सीड्स हो गया। उसका सर्टिफाइड सीड्स, सर्टिफाइड सीड्स मतलब अल्टीमेट स्टेज हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं कि फाउंडेशन सीड्स को क्या करते हैं, उसमें से कुछ अच्छे बीज को सर्टिफाई करते हैं कि इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, तो सर्टिफाइड सीड्स जो होते हैं सबसे अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। तो ब्रीड सीड्स सबसे पहले जो किया गया, फाउंडेशन सीड्स जो ब्रीड सीड्स के बाद यूज किया गया, और सर्टिफाइड सीड्स सबसे अच्छे क्वालिटी का सीड्स, क्योंकि इसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है कि ये बहुत अच्छे हैं, इनको आप यूज करेंगे तो आपकी प्रोडक्शन अच्छा होगा। इसके बाद कोई रिलेटेड गवर्नमेंट इनिशिएटिव पता कर लेते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या चीज़ें चल रही हैं इस चीज़ को बढ़ावा दें, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। तो एक एग्री स्टेक वर्ड आता है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर है उसने क्रिएट किया एग्री स्टेक। इसमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड कलेक्शन होता है आपका जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो फार्मर को सब सर्विस प्रोवाइड करता है कि आपको किस जगह पे क्या खेती करनी चाहिए, किस जगह पे क्या टेम्परेचर होने वाला है, किस जगह पे क्या क्लाइमेट होने वाला है, ठीक है। तो आपको ये एग्रीस्टेक सब कुछ बता देगा फार्मर को कि आपको कि कौन सा सीड्स यूज करना चाहिए, इस जगह पे क्या, यहाँ पे सॉइल कौन सी है, और आपको यहाँ पे इस सॉइल पे कौन सी खेती सबसे अच्छी, तो उसको एग्रीस्टेक बोल देते हैं। उसके बाद बात करें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो लॉन्च किया था 2001 से 2025 तक चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने बताया आपको, इसके थ्रू यूज हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अलावा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, आपका रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा था, कि लेजर मेंटेन किया जा रहा है किस जगह पे कितनी खेती हुई, क्या क्लाइमेट रहने वाला है, रिमोट सेंसिंग के जरिए कि हम वहाँ पर क्या क्लाइमेट था, कितना बारिश हो सकती है, जीआईएस टेक्नोलॉजी, जियो आइडेंटिफाइड सर्विस होती है, ड्रोन्स का यूज किया जाएगा, उसमें रोबोट्स का यूज किया जाएगा, तो ये सब इसके अंदर ही आ रहा है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंदर ही आ रहा है। उसके बाद बात करें यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, यूएफएसपी बनाया गया, जो आपका कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा एप्लीकेशन टूल्स एंड इनेबल सीमलेस इनकॉर्पोरेट और वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट आईटी सिस्टम इन एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है, किसान से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी आपको। इसके बाद बात करें कुछ और है, किसान कॉल सेंटर, किसान को कोई दिक्कत हो कॉल सेंटर में फोन कर सकते हैं। किसान सुविधा ऐप बनाया गया है कि आपको कोई दिक्कत हो रही है आप गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट लीड कर सकते हैं। एग्री मार्केट ऐप है, आपको कोई सामान अपना बेचना है कैसे बेचना है। सॉइल का हेल्थ कार्ड बनाया गया, सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या होता है कि एक सॉइल ली जाती है आपके खेत से, उसकी टेस्टिंग की जाती है, उस टेस्टिंग के बाद आपको बता दिया जाता है कि वहां पे किस टाइप की फसल सबसे अच्छी होगी, उस सॉइल में किस किस चीज की कमी है, कौन से न्यूट्रिएंट्स के, फॉस्फोरस की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, तो सॉइल में बता दिया जाएगा। तो वहां पे उसका एक कार्ड बना के आपको दिया, सॉइल हेल्थ कार्ड।
थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, कुछ वर्ड्स आजकल यूज हो रहे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपका जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ठीक है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज ए मेथड ऑफ केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। देखो नेचुरल फार्मिंग का मतलब ही होता है केमिकल फ्री, वहां पे आप कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, नेचुरल खाद जो होती है, आप गोबर होता है आपका, वही सब यूज करते हैं, ठीक है। ड्राइंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिस, इट वाज ओरिजिनली प्रमोटेड बाय एग्रीकल्चर सुभाष पालेकर हु डेवलप्ड इट इन द मिड 1990 एज अल्टरनेटिव टू ग्रीन रिवोल्यूशन मेथड डेटा ड्रिवन बाय। इनका नाम आप बहुत ध्यान रखिएगा, सुभाष पालेकर जी का नाम ध्यान रखिएगा, ये इनको फादर ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है, तो इनका नाम आपसे पूछ सकता है। आंध्र प्रदेश ने इसको स्विच किया है अपने जो है 2024 तक गवर्नमेंट के सपोर्ट से। आंध्र प्रदेश पहला ऐसे स्टेट है जिसने ये अनाउंस किया है कि हम अपनी जो एग्रीकल्चर है उसको पूरा क्या कर देंगे, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट मतलब आप कोई पैसा उसमें नहीं लगाएंगे कि आप फर्टिलाइजर के लिए पैसा नहीं खर्च करेंगे, तो आपका जीरो बजट हो गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग कभी कभी आ जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक ही उसी टाइप का है जिसमें आपका बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है। बट जो आपका एनिमल और प्लांट से निकलता है ना, उसी तरह का आपका, जैसे कि आपके गले हुए पेड़ पौधे हो गए, गाय का गोबर हो गया, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है। पहला इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट कौन सा था, ठीक है, फर्स्ट स्टेट कौन सा है, फर्स्ट यूटी कौन सा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्टार्ट किया था, ठीक है। और 100% वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होती है सभी एक स्टेट इंडिया में। उसके बाद बात करें नेशनल वाटर शेड प्रोजेक्ट की, तो नेशनल वाटर शेड प्रोजेक्ट का नाम आप एक ध्यान रख लीजिए, नीरांचल प्रोजेक्ट को कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, नीरांचल प्रोजेक्ट कहते हैं। और इसमें कुछ नहीं होता, जो आपके लैंड वाली जगह है ना, जैसे कि आप मतलब पानी वाली जो जगह है ना, जैसे कि आपका क्या हो गया, पॉन्ड्स हो गया, तालाब हो गया, लेक हो गया, उनको हम लोग बचाएंगे, ठीक है। वाटर सेट प्रोजेक्ट इन्वॉल्व कंजर्वेशन, रीजनरेटिंग एंड जुडिशरी, मतलब उस चीज़ को हम लोग बचाएंगे, उस चीज़ को कैसे बनाया जा सकता है, कोई नदी सूख गई उसको कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, कोई तालाब सूख गया है उसको कैसे कर सकते हैं, तो उस सब चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं कि वाटर सेट प्रोजेक्ट के थ्रू बनाते हैं। और इसमें वर्ल्ड बैंक का असिस्टेंट है, ठीक है। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसका नीरांचल कहते हैं, इसका वर्ल्ड बैंक का असिस्टेंट है। और इसमें क्या करते हैं, जितने भी आपकी पानी वाली जगह है ना, वाटर वाली जगह है, उन चीज़ को हम सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।